अब डायरेक्टली आते हैं जी हमारे पहले फिलोसफर पे, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, जिसको सीएसएस में भी है और आपके पास पीएमएस में भी है। प्लेटो। नियलिज्म ये होता है सारा कि आपके पास जब हम ये बिलीव करते हैं कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, नथिंग एग्जिस्ट, कोई एब्सोल्यूट चीज है ही नहीं आपके पास। ठीक है जी। नियलिज्म आपके पास एक ऐसी फिलॉसफी है जो जब मॉडर्न ये सारी की सारी हर चीज साइंटिफिक एडवांसमेंट आना स्टार्ट हो गई, तो साइंटिफिक एडवांसमेंट में क्या हुआ कि एक नया नया बिलीफ आना स्टार्ट हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि लाइफ की तो मीनिंग ही नहीं है, लाइफ में कुछ ऐसी चीजें मौजूद ही नहीं है जिसकी वजह से हमें एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है जी। ओके जी, आगे हमारे पास जो मेन फिलोसफर आते हैं, वो सबसे पहले आपके पास प्लेटो हैं। अब प्लेटो का जो मेजर, ये मैं आपको एमसीक्यूज के लिए एक स्लाइड इस तरह से प्रोवाइड कर दूंगा सीएसएस में, जिसमें आप देखेंगे कि जो सीएसएस में स्पेसिफिकली एग्जामिनर पूछता है एमसीक्यूज, वो यहाँ से आपके पास क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, प्लेटो की जो मेजर वर्क है वो ड्यूअलिज्म पे है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, डी कलेक्शन थ्योरी है, एलिगरी ऑफ केव है, डिवाइडेड लाइन है, ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म है। परेशान नहीं होना, अभी इन सबको हम जो है वो देखते हैं। फिर इसकी जो मेजर बुक्स हैं, इसमें रिपब्लिक है, फेडो है, सिंपोजियम है, फिर अपोलॉजी है, मीनो है, गॉर्जियस है। इसको एक दफ़ा आप जो है वो पढ़ लीजिएगा। इनकी जितनी भी वेस्टर्न फिलोसफी है, एथिक्स, पॉलिटिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, मतलब ऑल एंड ऑल जो सारी की सारी आपके पास फिलोसफिकल थॉट है, उसको आपके पास प्लेटो ने इन्फ्लुएंस किया। अच्छा, एक मिनट लें, आप ज़रा चीज़ों को एब्जॉर्ब करें। ओके जी। सो नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर आपको एक स्लाइड में सारा का सारा मैं बताऊं कि प्लेटो क्या है, जो बाद में हम देखेंगे, तो प्लेटो दो तरह से चीज़ों को देखता है। ठीक है। दो तरह से चीज़ों को किस तरह से देखता है? पहले वो ये कहता है कि आपके पास ये जो दुनिया है, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो रियल नहीं है। ठीक है। जो रियलिटी है वो आपके पास एक और दुनिया है, वहां पे एग्जिस्ट करती है। हम सारे के सारे क्या कॉपीज हैं। सो इस यहाँ पे वर्ड आपके पास आता है ड्यूलिस्टिक रियलिटी, यानी ऑन्टोलॉजी क्या है कि व्हाट इज रियल। ठीक है। तो ये कहता है कि जो इस दुनिया में चीजें हैं वो रियल नहीं है। वो कहता है कि एक फिजिकल वर्ल्ड है ये जो हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और एक आपके पास इथर्नल वर्ल्ड है। ठीक है। सो इस वजह से इसको उसने किसकी ड्यूअलिटी का नाम दे दिया। इसको आगे मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। सो वो कहता है कि जो इंसान है वो फॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक गाड़ी बनाई, एक गाड़ी का बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद होता है, हमारे माइंड में होता है। और माइंड में कहाँ से आता है कि माइंड में वो कहता है कि पूरी दुनिया के बाहर भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है, वहां पे आपके पास एक रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है। ठीक है। वो कहता है फॉर्म्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जैसे ज्योमेट्री की शेप होती है। आप माइंड में सोचें, जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है। आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके।
अब मैं आपको एक एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। अपने माइंड में सोचें कि एक चेयर की शेप क्या होगी। चेयर की शेप सोचें, चेयर किस तरह की होती है। अब सारे के सारे लोगों ने डिफरेंट चेयर्स का सोचा होगा अपने माइंड में, लेकिन एक चीज जो सब में कॉमन होगी वो ये होगी, चेयर की या तो चार्ट उसकी लेग्स होगी, फिर उसकी वो साथ में बाजू रखने के लिए होगी, एक उसकी सपोर्ट होगी पीछे से। ये जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे वो कहता है कि दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। और फिर इसकी जो फॉर्म्स हैं कि अच्छा ब्लैक कलर की चेयर होगी, रेड कलर की होगी, ये आपके पास क्या होती है कि उसकी फॉर्म्स हैं। सो ये समझ आ गया सबको कि ड्युअलिटी क्या है, कि एक है चीज जो रियल है, ठीक है, एक आपके पास क्या है कि जो यहाँ पे मौजूद है, हमारे सामने मौजूद है। इसी तरह वो कहता है कि एक जस्टिस है। जैसे वो कहता है कि एक आइडियल स्टेट है, आइडियल स्टेट में इंसाफ भी होता है, उसमें जो रूलर है वो बिल्कुल लॉज के मुताबिक चलता है। दूसरा, यहाँ पे इस दुनिया में एक स्टेट्स मौजूद हैं जहाँ पे लॉज भी अच्छे नहीं है, इंसाफ भी उस तरह से नहीं हो रहा, ब्यूटी भी नहीं हो रही। सो इस तरह से वो क्या करता है कि एक कनेक्शन डेवलप करता है बिटवीन एक आइडियल वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड, और वो कहता है कि हम सोच के वहां पे जा सकते हैं। सो इस वजह से इसको कहा जाता है रियलिस्ट, सॉरी, रैशनलिस्ट एंड आइडियलिस्ट फिलोसफर। क्योंकि रैशनैलिटी ये दिमाग से बात कर रहा है, कहता है कि जो हम सोच रहे हैं दिमाग में वो रियल है। और आइडियलिज्म की बात करता है कि आइडियल ये इस तरह से आपके पास क्या होते हैं, चंद आइडियल आइडियल चीजें मौजूद होती हैं। फिर वो कहता है जी फिजिकल वर्ल्ड जो है वो शेडोज हैं, इल्यूजन्स हैं, इम्परफेक्ट कॉपीज हैं। ड्यूअलिज्म की बात करता है कि हमारी जो मटेरियल बॉडी है और इमॉर्टल सोल है, दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। आगे जाके जो फिलोसफर हैं, कोई इसमें कहेगा कि मोनोइज्म है, कोई सिंगल पे बात करेगा, डिफरेंट पे बात करेगा। आज आपने इसको समझ लेना है, इससे जो अगला फिलोसफर है बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। फिर वो कहता है कि एलेगरी ऑफ केव है, जो आगे हम पढ़ेंगे उसको। फिर डिवाइडेड लाइन है कि हिरार्की ऑफ नॉलेज होती है, कि जैसे जैसे हम चीज़ों को आगे जाते हैं तो हमारे यहाँ क्या होता है कि आपके पास हम चीज़ों को पहले हम थोड़ा सा नॉलेज एग्जिस्ट हासिल करते हैं, फिर नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ऊपर जाता जाता है, हम चीज़ों को सीखते जाते हैं, तो हमें एब्सोल्यूट जो है वो पता चलता रहता है। ये क्या है कि वो रियलिटी की बात कर रहा है, ठीक है जी, कि रियलिटी क्या है हमारे सामने। यहाँ पे अब नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी मैंने आपको बताया था नॉलेज, ठीक है। अब नॉलेज को हम यहाँ से किस तरह, ये अब देखें कितनी इसमें एक यहाँ पे एक है चेक। वो ये कहते हैं जब हम रियलिटी की बात करेंगे तो हम रियलिटी को उस तरह से डिफाइन कर देंगे। जब नॉलेज की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे सामने नॉलेज है, चीज़ों का नॉलेज मौजूद है, ये कॉपीज हैं। ट्रांसडेंट क्या होता है, ट्रांससीडेंट क्या होता है कि इस दुनिया से दूसरी दुनिया में, ट्रांसडेंटलिज्म जैसे हम कहते हैं कि एक, यानी हम जब खुदा की बात करते हैं, हम जन्नत दोजख की बात करते हैं, हम पूरी उस एक 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 जोन की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम दो दुनियाओं को कह रहे हैं। वो कहते हैं नॉलेज जो है वो एक्वायर कैसे होगा, डायलैक्टिकल के थ्रू होगा, ठीक है। डायलैक्टिकल के थ्रू नॉलेज किस तरह से होगा कि आप एक बात करोगे, कुछ मेरे पास नॉलेज होगा, कुछ किसी और के पास नॉलेज होगा, तो हम क्या करते हैं, रिकलेक्ट करते रहते हैं कि हमारे माइंड में वो सारा नॉलेज मौजूद है। जब हम किसी दूसरे से बातचीत करते हैं, किसी दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो नॉलेज हम रिकॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी सोल में वो इन्नेट नॉलेज मौजूद होता है, ठीक है। और इसी वजह से वो कहता है कि जो रैशनैलिटी है वो सारी की सारी क्या करती है कि सोचने के थ्रू हम क्या करते हैं, कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं, हम नॉलेज को समझ सकते हैं, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं आपके पास। सो इन दो स्लाइड्स में पूरा का पूरा आपके पास प्लेटो कवर हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन आए तो आप में ये 9 से 10 पॉइंट्स, पीएमएस में तो 10 पॉइंट्स ये मोर देन इनफ है ना, ये अगर लिख लेते हैं तो आपका ये कवर हो जाता है। लेकिन मजीद अगर हम डिटेल में जाते हैं तो पहली इसमें चीज जो आती है वो आती है मेटाफिजिक्स। अब मेटाफिजिक्स मैंने आपको क्या बताया था, क्या है मेटाफिजिक्स? चैट बॉक्स में लिखें जी, मेटाफिजिक्स क्या है। यस, बिल्कुल ठीक। वाई वी आर हेयर, व्हाट इज रियल, रियल है क्या,
ठीक है, बिगर क्वेश्चंस की बात करता है, बिल्कुल ठीक नहीं, नॉलेज एपिस्टेमोलॉजी में आएगी। यस, टू नो आवर एग्जिस्टेंस, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है। सो मैं आपको एक 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 सिनेरियो देता हूँ कि दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, कोई फिलोसफिकल थॉट एग्जिस्ट नहीं करती। जब पहला बंदा आया उसने ये सोचना शुरू किया कि हमारी रियलिटी है क्या, हम कौन है, हमारी सोल कहाँ से आई। सो वहां से स्टार्ट करेंगे हम। जो प्लेटो की सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, जहां से उसने ये सारी चीज स्टार्ट की, जो वो कहता है कि हम रियलिटी की बात करते हैं, वो कहता है कि जो आइडियाज होते हैं वो रियल होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ परफेक्ट अनचेंजिंग realm ऑफ फॉर्म्स, कि वो यहां से इस दुनिया में आपके पास एक ऐसी दुनिया है जहां पे आपके पास सारी चीजें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। एक मिनट। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आपके पास जो परफेक्ट एक रियलिटी एग्जिस्ट करती है, जो ट्रू एसेंस चीजों की करता है, वो कहता है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है इट इज बिहाइंड द फिजिकल वर्ल्ड। यानी आपके सामने हमारे पास एक फिजिकल वर्ल्ड है, वो एग्जिस्ट करती है, और एक आपके पास क्या है, दूसरी वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है, वहां पे आपके पास जो ट्रू रियलिटी है वो मौजूद होती है। तो वो कहता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट हैं, यूनिवर्सल हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं जिनको हम देख नहीं सकते, हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, इनको टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, टच नहीं कर सकते। यूनिवर्सल है, मतलब आपने कहा कि बिल्ली, कैट, अब कैट का मैंने नाम लिया तो आपके सामने एक शक्ल आ गई कैट की। मैंने कहा कि आपके पास बेसिकली ही इज ट्राइंग टू साइंटिफिकली स्टडी आवर एग्जिस्टेंस एंड नॉलेज। ठीक है, वो कहते हैं दे आर इथर्नल, वो हमेशा रहेंगे, अनचेंजिंग है, चेंज नहीं होंगी, और इस फिजिकल वर्ल्ड से उनका लेना देना कोई नहीं। जैसे इस अगली स्लाइड में देखें आप, इमेजिन यू हैव अ फेवरेट टॉय कार, you might have many toy cars of different colors and sizes, लेकिन they all share something in common, they all are cars। अब प्लेटो इस पे क्या कहेगा, थ्योरी फॉर्म्स में वो कहता है देयर एग्जिस्ट अ परफेक्ट आइडियल फॉर्म ऑफ कार दैट एम्बॉडीज द एसेंस ऑफ व्हाट इट मींस टू बी अ कार। अब कार क्या है, उसके चार टायर होंगे, चार दरवाजे होंगे, फिर शीशा होगा। ठीक है, सो वो जो ये जो चीज है ये सारी कार्स में कॉमन होगा, और ये कहाँ पे होगा, आपके पास माइंड में होगा। ठीक है, दिस perfect form of car is eternal, unchanging and exist in realms separate from physical world। अब ये जो आइडिया है कार का, ये आपके सामने तो एग्जिस्ट नहीं ना करता। ठीक है, इसी तरह वो कहता है कि आपके पास जो ब्यूटी है, इसी तरह वो कहता है कि जिस तरह हमारे पास जो कार है, ठीक है, खूबसूरती क्या है, इंसाफ क्या है, गुडनेस क्या है, एनिमल्स क्या है, ज्योमेट्रिक शेप्स क्या है, सो अल्टीमेट रियलिटी क्या है, वो आपके पास इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इन एसेंस फॉर्म्स आर लाइक ब्लूप्रिंट्स, यानी आप ब्लूप्रिंट एक घर का बनाते हैं, आर टेम्पलेट्स दैट डिफाइन द फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड। कि इस दुनिया में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चीज़ों की, वो बताता है दे सर्व एज स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच वी मेजर एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स वी इनकाउंटर इन आवर डेली लाइफ्स। कि ये आज के हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, यानी ये सारे के सारी सारी की सारी चीज़ें वहां से आपके पास क्या हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं।
ठीक है, जैसे आप देखें, अब इस तरह से ये आपने उसमें डायग्राम भी बनानी अगर ये क्वेश्चन आ जाता है। अब वो कहता है कि यहाँ पे ये जो ऊपर है ये बीइंग यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यानी ट्रू जो हमारी सोल है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ कंप्लीट डार्कनेस है, आपने सोचना शुरू कर दिया, आपको कार का पता चला, फिर उसके बाद आपने सेंसेस में इर्द गिर्द अपने देखा, फिर रीजन के थ्रू आप गए ऊपर। और ये बेसिकली उसने एक 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 लाइन भी ड्रॉ की है कि सबसे पहले क्या होती है, आप डार्कनेस होती है, फिर आप सोचना शुरू कर देते हैं, सोच के फिर जो जियोमेट्रिक एंड वर्चूज एंड दूसरी चीजें हैं वो समझ आती हैं, और फिर आप द वन द गुड द ब्यूटीफुल, इसी तरह खुदा जो है, गॉड का जो आपके पास है वो सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाले हैं, वो आपके पास इक्वालिटी है, तो यानी वो जो आइडियल फॉर्म है, इस तरह से हम उसकी तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सो ये भी एक बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से हम सोचते हैं उसको। तो इसी थ्योरी ऑफ फॉर्म से अब जो हमारे पास एक आइडिया आता है वो आता है कि ड्यूलिस्टिक नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है, अब समझ आ रही है आपको, पोजिटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ टू सेपरेट रियम्स, फिजिकल वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस एंड द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, ये समझ आ गया अब आपको थ्योरी ऑफ फॉर्म से, कि अब यहां से हमारे पास जो चीज समझ आती है वो ये आती है कि दो तरह की दुनिया प्लेटो कहता है कि एग्जिस्ट करता है। वो कहता है कि एक जो वर्ल्ड है वो क्या है, आपके पास इम्परफेक्ट है, ट्रांजिएंट है, चेंज हो रही है, सेंसेस है, और दूसरी क्या है, परफेक्ट है, इटर्नल वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, यानी एक वर्ल्ड जो चेंज हो रही है, जो हमारे सामने फॉर्म्स चेंज हो रही है, और दूसरी क्या है आपके पास जो बिल्कुल वैसी की वैसी है। सो प्लेटो क्या कह रहा है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन फिजिकल वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस एंड मेटाफिजिकल रियम ऑफ फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक और बिल्कुल सिंपल सी एग्जाम्पल आपको देता हूँ। Imagine you are watching a shadow play on a wall. The shadows are constantly changing and shifting, but they are not the true reality. They are merely representation of something else. यानी हमारे यहाँ जो ये रियलिटी चेंज हो रही है हमारे सामने, ये सारी की सारी क्या है, आपके पास एक फेक रियलिटी है, इसमें कोई चीज नहीं। इसी तरह वो नॉलेज को भी बाद में ये कहता है कि वो फेक है आपके पास। तो प्लेटो बिलीव दैट देयर इज अ हायर रियलिटी बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। ठीक है, जिसको वो फॉर्म, आइडियाज, परफेक्ट कहता है, इटर्नल कहता है, अनचेंजिंग कहता है। वो कहता है दैट रिप्रेजेंट द ट्रू एसेंस ऑफ थिंग्स। अच्छा, जो स्लाइड्स मैंने आपको बना के ये बनाई है ना आपके लिए, इस तरह से बनाई है कि आप कुछ भी और ना पढ़ें, सिर्फ इन स्लाइड्स को पढ़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, आपका मटेरियल जो है वो देखें। जो बंदा सामने खड़ा होता है, ठीक है, जो बंदा सामने खड़ा होता है, शेडो तो उसी का होता है ना। ठीक है, बंदा खड़ा होगा तो उसका शेडो पड़ रहा होगा, तो शेडो तो रियलिटी नहीं होगा, उस बंदे की होगी। ठीक है, सो वो कहता है दीज फॉर्म एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन यू सी अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, द फ्लावर यू सी इज मेरली अ टेम्परेरी इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ परफेक्ट फॉर्म ऑफ ब्यूटी। जी, CSS के लिए भी मोर देन इनफ है ये। द फ्लावर मे विदर आर फेड बट द फॉर्म ऑफ ब्यूटी रिमेन्स इटर्नल एंड अनचेंजिंग। कि यानी फ्लावर्स खत्म हो जाते हैं लेकिन फिर भी आपके माइंड में जो आइडिया ऑफ फ्लावर है वो वहीं पे रहता है। ठीक है, अब इसको समराइज अगर हम यहाँ पे करें, इन प्लेटोज ड्यूलिज्म द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इम्परफेक्शन। ये इम्परफेक्ट है, हमारी जो दुनिया है इम्परफेक्ट है, चेंज है, ट्रांजिएंस है, व्हाइल द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स रिप्रेजेंट्स परफेक्शन, कॉन्स्टेंसी एंड ट्रू रियलिटी। तो यहाँ पे वो कहता है द गोल ऑफ फिलोसफी अकॉर्डिंग टू प्लेटो इज टू मूव बियॉन्ड द illusion ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड एंड कंप्लीट द टाइमलेस ट्रूथ्स ऑफ फॉर्म्स। क्या हमने क्या करना है कि उस टाइम पे, आज से देखे ना 5 BC में, कितने 100 साल पहले उसने ये बात की। उसने कहा कि हमें आज दुनिया का जो सारा का सारा नॉलेज आया किस तरह आया, जब हमने सोचा है, जब हमने क्वेश्चन किया है, अपने इर्द गिर्द हमने चीजों को नोट किया है। ठीक है, तो उस टाइम पे जब कुछ भी नहीं था, तो देन ही पोज्ड दिस थिंग कि ठीक है जी, ये आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, आप देखो कि दुनिया में इससे भी अच्छा हो सकता है। यानी आप जब किसी चीज में इम्परफेक्ट, आप कहते हो कि इस चीज में ये खामी है,
तो फिर आप उससे अच्छी तलाश करते हो, फिर उस अच्छी तलाश करते हो। अल्टीमेटली आपका सफर, ठीक है, आप उस आइडियल कंडीशन तक नहीं जा सकते, लेकिन दुनिया में जितनी प्रोग्रेस हुई है वो इसी तरह हुई है। यानी आपने कहा कि नहीं, कुछ तो इससे भी बेहतर एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, समझ आ गई जी? मेटाफिजिक्स की समझ आ गई आपको? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? चलें जी, आगे आता है जी एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या बताया था मैंने? चैट बॉक्स में लिखें जरा। जी, स्टडी ऑफ नॉलेज। गुड। और मेटाफिजिक्स क्या था? दोबारा लिखें। यस, गुड। अच्छा, अब नॉलेज क्या है कि इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, व्हाट इज नॉलेज, हाउ वी आर गेटिंग द नॉलेज, ठीक है, एंड क्या आपके पास नेचर ऑफ रियलिटी क्या है। ठीक है जी। सो वो कहता है प्लेटोज एपिस्टेमोलॉजी और theory of knowledge is centered around the idea that true knowledge is not derived from sensory experience। समझ आती है ये बात? ठीक है, एक सेंसरी एक्सपीरियंस से नहीं आता, बट रादर फ्रॉम रैशनल इंसाइट्स एंड कॉन्टेम्पलेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? वो जो हमारे पास फॉर्म्स है। इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि जब आप 3 से 4 उसके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो अगले हेडर में वो चेंज होके आ जाएंगे। पहले हमने कहा कि जो बीइंग है मेटाफिजिक्स में, वो रियल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, रादर वो किसी और दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तब वो एपिस्टेमोलॉजी में ये कह रहा है कि आपके पास जो ये हमारी फिजिकल वर्ल्ड है, ये आपके पास इम्परफेक्ट है। यहाँ पे जो फॉर्म्स हैं वो इम्परफेक्ट हैं। जो रियल आपके पास है वो किसी और दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो वो कहता है कि हमारी सोल में पहले से उन फॉर्म्स का नॉलेज मौजूद होता है, यानी तमाम दुनिया की फॉर्म्स, चाहे वो कोई आपके पास चीज हो। लेकिन ये है कि जब वो हमारी सोल इस दुनिया में आती है तो वो भूल जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि वो रिकलेक्ट कर, सोचती रहती है, फिर वो चीजें उसको मिलती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें ना, कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर प्लेटो ये कहता है कि सेंसरी वर्ल्ड का, दुनिया में कोई सेंसरी वर्ल्ड का नॉलेज को एक्वायर करने में कोई किरदार नहीं है, यानी हमारे एक्सपीरियंसेस का, तो एक बंदे को अगर हम रूम में बंद कर दें, वो सोचता रहे, क्या उससे नॉलेज आएगा? बिल्कुल ठीक बात। तो यानी यहाँ पे देखें ना, हमें प्लेटो में एक यहाँ पे ड्रॉबैक नजर आ रहा है। हम इस पे क्रिटिसिज्म में लिख भी सकते हैं कि अगर वो कह रहा है कि जी सोचने से नॉलेज आता है, तो फिर हमारी सेंसेस तो होनी नहीं चाहिए बाद में जो जाके आपके पास करते भी। फॉर एग्जाम्पल, वी इनकाउंटर इंस्टेंसेस ऑफ ब्यूटी और जस्टिस इन द वर्ल्ड, वी आर रिमाइंडेड of the form of beauty or form of justice that we once knew। तो यहां से आपके पास क्या है कि आपके पास प्लेटो एक थ्योरी ऑफ डिवाइडेड लाइन को लेके आता है। ये आगे आप उसको देख सकते हैं। वो कहता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इमेजिन करते हैं कि ये चीज ऐसी होगी, और वो क्या होती है, आपके पास वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस में विजिबल होती है। अब मैंने क्या किया, मैंने, आप सारे लोग आंखें बंद करें, आप इमेजिन करें एक मोटरसाइकिल। अब ये क्या है कि हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड में, अब उसको क्या करें कि आप मैथमेटिकली उसकी एक शेप ड्रॉ करें। अब आप क्या कह रहे हैं, सोच रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उसमें दो उसके टायर्स हैं, उसका इंजन इस तरह से है। जैसे आप एक ड्राइंग नहीं ड्रॉ कर रहे होते, और ड्राइंग को जब ड्रॉ करके आप बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं कि आप एक्सट्रीम पे चले गए। इसी तरह कोई और आप कर लें, ये मेटाफर है कि इस तरह से थ्योरी, इस तरह से हम नॉलेज को, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, फिर हमारा उस पर एक बिलीफ बनता है, फिर हम उस पर सोचते हैं, देन उसके बाद फाइनल हम अपना क्या करते हैं कि उस फॉर्म तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे कैट है, जैसे फिर वो कहता है कि अगर आपने इंसाफ की डेफिनेशन लेके आनी है। अब मैं, इंसाफ क्या है? एक जो आपके सामने दुनिया में एग्जिस्ट करता है। फिर क्या है कि आप उसके बारे में सोचते जाएं और आपके पास परफेक्ट इंसाफ जो है वो उन सारी डेफिनेशन को मिला के बनेगा।
यानी माइट इज राइट भी होगा, फिर उसके बाद आपके पास लोगों की वेलफेयर भी देखनी है। मतलब जो आज सारी की सारी इंसाफ की डेफिनेशंस हैं, इन सब को मिला के हम क्या करते हैं कि फिर वो एक कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन देते हैं। और ये जो नॉलेज है, इसको एक्वायर कैसे किया जाएगा? जब हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे, डायलैक्टिक होगा। डायलैक्टिक क्या होता है कि अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं कि इन क्रिटिकल इंक्वायरी, ठीक है, ताकि आप जेन्युइन जो इंसाइट्स हैं उन पे पहुंचें और रियलिटी का भी आपको पता चले। सो इसमें जो रैशनल इंक्वायरी है कि माइंड पे ज्यादा फोकस है, इंटेलेक्चुअल इंट्यूशन है कि आपके माइंड, जैसे इकबाल जो इल्लामा इकबाल है या बाद में जो फिलोसफर आते हैं, वो इंट्यूशन की तरफ जाते हैं कि अच्छा हमारे माइंड में हम सोचते रहे, कॉन्शियस सब कॉन्शियस से हमें आती हैं। और ये किसको चैलेंज करता है? चैलेंज द रिलायबिलिटी ऑफ सेंस परसेप्शन एंड एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन as source of knowledge and advocating instead for pursuit of abstract eternal truths through philosophical reflection। ठीक है जी, ये आपके पास इसका दूसरा मेजर कॉन्सेप्ट था। तीसरा आता है आपके पास कि famous allegory of cave serves an illustration of his metaphysical concepts। People are depicted as prisoners। ये मैं आपके सामने एक वीडियो चला देता हूँ, ये शो हो रही है आपको जी? ये वाली स्लाइड शो हो रही है आपको? ये वीडियो 2 मिनट की है, इसको देखें जरा। इस तरह What is reality? Knowledge, the meaning of life. Big topics you might tackle figuratively, explaining existence as a journey down a road or across an ocean, a climb, a war, a book, a thread, a game, a window of opportunity, or an all too short-lived flicker of flame. 2,400 years ago, one of history's most famous thinkers said life is like being chained up in a cave, forced to watch shadows flitting across a stone wall. Pretty cheery, right? That's actually what Plato suggested in his Allegory of the Cave, found in Book 7 of the Republic, in which the Greek philosopher envisioned the ideal society by examining concepts like justice, truth, and beauty. In the allegory, a group of prisoners have been confined in a cavern since birth, with no knowledge of the outside world. They are chained facing a wall, unable to turn their heads, while a fire behind them gives off a faint light. Occasionally, people pass by the fire, carrying figures of animals and other objects that cast shadows on the wall. The prisoners name and classify these illusions, believing they're perceiving actual entities. Suddenly, one prisoner is freed and brought outside for the first time. The sunlight hurts his eyes, and he finds the new environment disorienting. When told that the things around him are real, while the shadows were mere reflections, he cannot believe it. The shadows appeared much clearer to him, but gradually his eyes adjust until he can look at reflections in the water, at objects directly, and finally at the sun, whose light is the ultimate source of everything he has seen. The prisoner returns to the cave to share his discovery, but he is no longer used to the darkness and has a hard time seeing the shadows on the wall. The other prisoners think the journey has made him stupid and blind and violently resist any attempts to free them. Plato introduces this passage as an analogy of what it's like to be a philosopher trying to educate the public. Most people are not just comfortable in their ignorance, but hostile to anyone who points it out. In fact, the real-life Socrates was sentenced to death by the Athenian government for disrupting the social order, and his student Plato spends much of the Republic disparaging Athenian democracy while promoting rule by philosopher kings. With the cave parable, Plato may be arguing that the masses are too stubborn and ignorant to govern themselves. But the allegory has captured imaginations for 2,400 years because it can be read in far more ways. Importantly, the allegory is connected to the theory of forms developed in Plato's other dialogues, which holds that, like the shadows on the wall, things in the physical world are flawed reflections of ideal forms, such as roundness or beauty. In this way,
The cave leads to many fundamental questions, including the origin of knowledge, the problem of representation, and the nature of reality itself. For theologians, the ideal forms exist in the mind of a creator. For philosophers of language viewing the forms as linguistic concepts, the theory illustrates the problem of grouping concrete things under abstract terms. And others still wonder whether we can really know that the things outside the cave are any more real than the shadows. As we go about our lives, can we be confident in what we think we know? Perhaps one day a glimmer of light may punch a hole in your most basic assumptions. Will you break free to struggle towards the light, even if it costs you your friends and family? Or stick with अच्छा, ये समझ आ गई सबको। अब उसमें उसने क्या कहा है भला? उसने कहा है कि आप केव में एक मौजूद हैं, वहां पे आपके पास। Just a second. ये शो नहीं है स्लाइड आपके सामने? अच्छा, अब उसने क्या कहा है कि आपके पास जो पीपल हैं डिपिक्टेड एज प्रिजनर्स इनसाइड चेन्स, तो ये एलेगरी क्या सिंबलाइज करती है कि इग्नोरेंस से एनलाइटनमेंट की तरफ, कि वहां पे कुछ लोग मौजूद थे जैसे हम इस दुनिया में, हमें केज किया हुआ है। तो हम इस दुनिया में जब मौजूद होते हैं, तो जब बेसिकली उसने जो फिलोसफर, जो बंदा बाहर निकला था वो सोक्रेटिस था, और उसने फिलोसफर किंग की बात की है कि जो वहां से बाहर निकलता है, जाके देखता है, फिर वापस आके बताता है, लेकिन लोग जो है उस पर यकीन नहीं करते। तो इसी तरह से वो इस दुनिया की जो बताता है। सो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, केव क्या है? फिजिकल वर्ल्ड और realm ऑफ अपीयरेंसेस है। प्रिजनर्स क्या है? ऑर्डिनरी पीपल जिनको हायर ट्रुथ्स का पता नहीं होता। चेन्स क्या है? इग्नोरेंस, हमारे फॉल्स बिलीफ्स हैं। वॉल क्या है? कि हमारे पास जो हमारी नॉलेज, प्रिजनर्स बिटवीन रियलिटी एंड ट्रू रियलिटी के दरमियान जो बैरियर्स हैं। शेडो ऑन वॉल क्या है? कि फॉल्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी है। फायर क्या है? कि जो सोर्स ऑफ लाइट कास्टिंग शेडोज ऑन द वॉल। पपेटर्स जो मैनिपुलेट करते हैं। एस्केप फ्रॉम द केव क्या है? कि आप उस इनलाइटनमेंट की तरफ जाते हैं। आउटसाइड वर्ल्ड क्या है? कि रियल वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स और रियलिटी है। सनलाइट क्या है? फ्रॉम फॉर्म ऑफ गुड और अल्टीमेट रियलिटी। रिटर्न टू केव क्या है? कि आप वापस आते हैं, केव करते हैं। तो आज जैसे डेमोक्रेसी में देख लें, मतलब जब आप एजुकेशन, टीचर का रोल देख लें, टीचर भी बेसिकली हमें क्या करता है, बताता है कि इस दुनिया में ये गलत चीज़ें आपने अच्छी करनी है। सो इस तरह से क्या है कि ये एक, आप इस एक आइडिया से मल्टीपल कॉन्सेप्ट, जैसे डेमोक्रेसी है, जैसे इंसाफ है, जैसे आप कहते हैं कि इंसाफ इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, लोगों के दरमियान लोग इग्नोरेंट हैं, हमें इंसाफ लेके आना पड़ेगा। जैसे प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट का किरदार भी यही है आपके पास, कि वो उन्होंने बताया कि आपके पास ये सच्चाइयाँ, हमारे पास इस तरह से चीज़ें, हमने ये अच्छाई करनी है, ये बुराई करनी है। तो इस तरह से आपके पास क्या एग्जिस्ट करता है, मौजूद होता है। ये समझ आ गया जी सबको? एनीवन? कोई क्वेश्चन किसी का? फिर आता है जी ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म। अब ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म क्या है? ट्रांसडेंटल, सबसे पहले ट्रांसडेंटल को आप समझें। ट्रांसडेंटल मतलब होता है कि जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, किसी और दुनिया में। आइडियलिज्म क्या है? कि आइडियल, आइडियल चीजें। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अल्टीमेट रियलिटी कहाँ पे मौजूद है? तो आप कहाँ पे बताएंगे अल्टीमेट रियलिटी कहाँ पे मौजूद है? टाइप करें जी सारे। दूसरी आउटसाइड वर्ल्ड हम यहाँ पे कहेंगे, हेयर आफ्टर नहीं कहेंगे। और ट्रू नॉलेज कहाँ पे मौजूद है? ट्रू नॉलेज आपका कहाँ पे मौजूद है? आउटसाइड वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। ठीक है, यूटोपियन है। ठीक है, तो ये इसको आपके क्या है कि वो कहता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ रियम ऑफ फॉर्म्स अल्टीमेट रियलिटी है। और ये क्या है कि फिजिकल वर्ल्ड जो है, इसकी, इसमें कोई ट्रू सब्सटेंस नहीं है। सो लिबरेशन फ्रॉम द केव सिग्निफाइज द फिलोसफिकल क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट बियॉन्ड अपीयरेंसेस। फिर उसके बाद नॉलेज की भी यही बात करता है कि रैशनल इंसाइट है, और अंडरलाइन जो ट्रूथ एंड कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उनको हम रिकलेक्शन के थ्रू जो है वो कर सकते हैं।
उसके बाद क्या है जी, मेटाफिजिक्स, existence of higher reality beyond the physical world. He believed that forms being perfect, eternal, transcend the limitation of time and space, existing independently of human perception. So forms against क्या है कि हमारे माइंड में जो टेम्पलेट्स हैं। सो इसको अगर हम समराइज कर लें तो ये आपके पास आता है, फॉर्म्स क्या होती हैं जो परफेक्ट आपके पास रियलिटी हैं। और उनको याद कैसे किया जा सकता है, ये मैंने इस तरह के टेबल भी बनाए हुए हैं ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे, रिकलेक्ट करने में आपको, रिकलेक्शन के थ्रू आपको वो ट्रू नॉलेज पता चलता है। और एपिस्टेमोलॉजी क्या है कि थ्योरी ऑफ नॉलेज है, और हमारे यहाँ एक इननेट नॉलेज मौजूद होता है। ये सारा आपने मेटाफिजिक्स में लिखना है। और उसको किस तरह से हम आपके पास जो जा सकते हैं वहाँ पे डायलैक्टिकल मेथड के थ्रू, यानी मेथड कौन सा यूज़ होगा, और इंटेलेक्चुअल इंट्यूशन यानी आप माइंड में सोचते हैं उसके थ्रू वहाँ पे जाते हैं। एसेंस वर्सेस अपीयरेंसेस, अपीयरेंसेस जो होती हैं वो फेक होती हैं, एसेंस क्या है आपके पास फॉर्म है, और कुछ आपके पास क्या है कि आइडियल फॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप वहाँ पे जा सकते हैं। फिर ट्रांससेंडेंस है, फिलोसफर्स क्वेस्ट है कि किस तरह से वो जाता है उन चीज़ों को देखता है। ड्यूअलिज्म है कि ड्युअलिटी ऑफ रियलिटी है। इंटेलेक्चुअल वर्च्यू है कि जो विजडम और इंसाइट है, यानी वर्च्यू इज नॉलेज। अब वर्च्यू क्या है कि आपके पास अच्छाई क्या है कि, यानी आपने वो पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते होंगे कि एक ट्रू फॉर्म ऑफ नॉलेज है। नॉलेज जब आपके पास आ जाता है, ट्रू नॉलेज आ जाता है एजुकेशन के थ्रू। जब एजुकेशन में आप फॉर्म्स का बताएंगे, परस्यूट ऑफ नॉलेज का बताएंगे, ऑब्जेक्टिव, दो तरह से चीजें होती हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव 2+2, एक होता है कि सब्जेक्टिव होता है कि अच्छा ये सारा ही ऐसे है। तो आपने उन चीजों तक ऑब्जेक्टिवली जाना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब ये ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है, एलेगरी ऑफ केव है, आइडियलिज्म है, लेगेसी है। जस्ट वन लास्ट थिंग जिसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे। अब यहां से सारा आपके पास आता है जी थ्योरी ऑफ स्टेट। अब मैं अगर आपसे पूछूं आइडियल स्टेट कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, चैट बॉक्स में लिखें आइडियल स्टेट कहाँ पे एग्जिस्ट करती है इस सारे को समझने के बाद, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। तो वहां पे जाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, सबसे पहले उस आइडियल स्टेट को ढूंढने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, रीजन की। और रीजन कैसे आएगी, रीजन कैसे आएगी आपके पास, थ्रू नॉलेज। और वो नॉलेज किसके पास होगा, फिलोसफर किंग के पास। तो वो जी कहता है आपके पास कि जो फिलोसफर किंग है, आइडियल स्टेट अगर हमने बनानी है तो सबसे पहले हमें फिलोसफर किंग बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसके पास क्या होंगी, विजडम होगी, स्किल्स होंगी, और एक शिप की तरह है कि वो स्टेट को लेके चलेगा। फिर जो गार्डियंस होंगे वो उनको सिलेक्टिवली चूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं तो प्लेटो की सारी फिलॉसफी है, इसको समराइज मैं करता हूँ, पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है उसमें वो कहता है कि अगर आपने आइडियल स्टेट बनानी है तो सबसे पहले आप क्या करो कि आप जो सारे के सारे बच्चे हैं वो स्टेट ओन होने चाहिए, कम्युनिज्म होनी चाहिए, बच्चे वहां पे पैदा हो। फिर उनको आप एजुकेशन दो और उनका टेस्ट ले लो, और वो जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको एजुकेशन दें। जो उसमें फेल हो जाए उनको आप नीचे वाली एक क्लास बना दो, यानी जो वर्किंग क्लास है वो बना दो। फिर और एजुकेशन दो, 17 साल पे उनका टेस्ट लो, पढ़े लिखे जो उनसे हायर होंगे उनका टेस्ट लो, तो आपके पास वो क्या हो जाएगी, एक आपके पास जो हायर क्लास बन जाएगी जिसमें आर्मी है, दूसरी है। फिर एक और 35 साल की उम्र पे टेस्ट लो तो वो रूलर बन जाएंगे। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है कि एक सिस्टमैटिक स्टडी दे रहा है कि किस तरह से हम नॉलेज के थ्रू एक अच्छी स्टेट बना सकते हैं, ठीक है। तो वो ट्राई पार्टी, वो कहता है कि इंसान में तीन चीजें होती हैं, एक रीजन होती है, एक स्पिरिट यानी काम करने का जज्बा होता है, और एक भूख होती है। अगर हम इन तीनों की बेस पे क्लासेस में डिवाइड कर दें उनको, और किसके थ्रू करें कि एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू अगर हम कर दें, क्योंकि परफेक्ट तो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं किया करता, लेकिन परफेक्ट की तरफ हम जा तो सकते हैं ना, जैसे जस्टिस है, इंसाफ है। तो इसी तरह वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्या करता है कि इसमें बताता है। जैसे प्लेटो ने फिर वर्च्यू एंड नॉलेज, कि वो कहता है कि नॉलेज अगर होगा
उसके थ्रू एजुकेशन दे के हम होंगे तो हमारे पास जो स्मूथ सेलिंग ऑफ द स्टेट है वो पॉसिबल होगी। प्लेटो क्या करता है कि वो आइडियल स्टेट गवर्नड बाय फिलोसफर्स किंग्स, प्रोटेक्टेड बाय गार्डियंस, गाइडेड बाय रीजन एंड सस्टेन्ड बाय वर्च्यू। वर्च्यू क्या है? विजडम है, सोच है, रैशनैलिटी है। Just as a well-organized crew under the leadership of skilled captain ensures the success of voyage, Plato's theory of justice posits that a harmonious society led by wise rulers and virtuous citizens can achieve the highest ideals of justice, wisdom and flourishing. ठीक है, तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, फिर दोबारा हम थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के साथ इसको रिलेट करें। वो कहता है फिलोसफर किंग एज समवन हु पोजेसेस नॉलेज ऑफ फॉर्म्स, कि जिसको पता है कि इंसाफ क्या है, जिसको पता है कि रूल ऑफ लॉ क्या है, जिसको पता है कि मैंने रियासत को चलाना कैसे है, विच रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल रियलिटी। ठीक है, जितनी भी पॉलिसी मेकिंग बनी, यानी आज हम जब कहते हैं ना कि फलां बंदे को पॉलिसी मेकिंग में जाना चाहिए क्योंकि उसमें स्पेशलाइज्ड है वो, ये उस टाइम पे प्लेटो ने बात की थी कि यानी अच्छा उसके पास मैक्सिमम नॉलेज होगा। फिर उसके बाद क्या है कि इंटेलेक्चुअल इंट्यूशन एंड डायलैक्टिकल रीजनिंग, कि किस तरह से जो पॉलिटिक्स है, जो रियासत को चलाने का काम है, गवर्नेंस है, उसमें आप डेली बेसिस पे डिसीजन आपको करने पड़ते हैं, आपको डिफरेंट चीज़ों का पता होना चाहिए। इसी वजह से आपके पास क्या है? एक्सपर्ट होना चाहिए। तो ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस हो, बल्कि आपके पास विजडम होनी चाहिए, इंसाइट होनी चाहिए, तभी आप रियासत को चला सकते हैं। तो आज के जो रूलर्स हैं उनमें एक्सपीरियंस तो है लेकिन वो विजडम ही नहीं है, वो इंसाइट ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास रियासत चल नहीं रही, क्योंकि उनके पास ट्रू नॉलेज ही नहीं है। ऑब्जर्वेशन से सिर्फ काम नहीं होता, ये आज से हजारों सौ साल पहले आपके पास प्लेटो ने बता दिया था। ठीक है, सो ये था जी आपके पास ऑल एंड ऑल प्लेटो के बारे में। अब अगर हम ने जो अभी तक सीखा या पढ़ा उसको क्वेश्चन में देखें, एक्सप्लेन एंड एलेबोरेट प्लेटोज मेटाफिजिक्स, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप आफ्टर दिस लेक्चर? जो जो कर सकते हैं हैंड रेज करें। ठीक है, there is a world of ideas explained and discussed with reference to Plato's Greek philosopher, socialism in Plato's republic। ठीक है, ये आपको पॉलिटिकल साइंस में मिलेगा। डिस्क्राइब प्लेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट एंड रिलेशन बिटवीन हिज आइडियल स्टेट एंड एथिक्स, कि एथिक्स अगर अच्छे होंगे तो आपके पास आइडियल स्टेट भी अच्छी होगी, क्योंकि नॉलेज वहां पे आएगा। नॉलेज इज नॉट सेंस परसेप्शन, एपिस्टेमोलॉजी इज प्लेटोज आइडियल स्टेट यूटोपियन और कैन इट बी एस्टैब्लिश, Plato's metaphysical views and why he is considered to be the founder of idealism। ठीक है, सो ये सारे जी आपके पास क्वेश्चन है, ये था जी आपके पास लेक्चर। तो दैट्स ऑल, बाकी इंशाल्लाह जो है वो मिलते हैं। और ये आपको स्लाइड्स भी मिल जाएंगी और नोट्स भी वकास के पास हैं, ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं, वो भी आज जो है वो शेयर कर देगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं।